हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लवर। स्टूडेंट्स, हम आपको सीबीएसई 2025 के फिजिक्स पेपर का सोल्यूशन करा रहे थे। स्टूडेंट्स, हम आपको पेपर सेट नंबर 1 पेपर कोड 55/7/1 का सोल्यूशन करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने पीछे आपको मतलब कि लास्ट क्लासेस में आपको सेक्शन बी के 18 क्वेश्चन नंबर 18 का ये पार्ट करा दिया था। अब हम ऑप्शनल क्वेश्चन बी पार्ट हम करा रहे हैं इसका। देखिए, बी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, अ थर्ड लेंस ऑफ अननोन focal length are placed coaxially in contact. If the focal length of the combination is plus 12 centimeter, find the nature and the focal length of third lens. If all lenses are thin, will the answer change if the lenses were thick? तो स्टूडेंट्स, हमने पीछे अभी आपको मतलब कि लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है और कंबाइंड फोकल लेंथ प्लस 12 सेंटीमीटर है। मतलब कि इसका जो नेचर है वो कन्वर्जिंग लेंस जैसा, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस है जैसा ही है। तो इसका मतलब हमारे पास F1 पहली फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, सेकेंड फोकल लेंथ F2 -15 सेंटीमीटर और कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ मतलब कि 12 सेंटीमीटर है। हमें अननोन फोकल लेंथ थर्ड लेंस की हमें फाइंड करनी है, F3 हमें फाइंड करनी है। हमारे पास कंबाइंड लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 और ज़्यादा हो तो 1/f4 और f5 fn तक हो सकता है ऑप्शन। तो फोकल लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर बराबर 12, F1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर, F2 है हमारे पास -15 सेंटीमीटर, F3 हमें फाइंड करना है। देखिए, ये सारी वैल्यूज दूसरी साइड में ले जाइए, 1/12 प्लस 1/10 अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस का 1/10, माइनस वाले इस साइड में जाएगा तो प्लस का 1/15 इक्वल टू 1/50 तो 1/f3। अब यहाँ पर 1/f3 की वैल्यू निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम लिखिए, 12, 10 और 15 का एलसीएम होता है 60। तो 60 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 10 6 जा 60, 6 1 जा 6, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 5 + 4 9, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करिए बचा 3/60 डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 60 मतलब कि 1/20 अपोजिट करिए, रेसिप्रोकल लीजिए इसका, F3 को हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये है इसका आंसर, मतलब कि थर्ड फोकल लेंथ हो जाएगी हमारे पास, थर्ड लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और ये कैसा लेंस होगा हमारा प्लस आई है इसलिए कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब 19 क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है राइट टू डिफरेंसेस इन द पैटर्न ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। Light back from two pinholes illuminated by two sodium lamp do not produce interference pattern, explain why। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इंटरफेरेंस है क्या, जब हमारे पास दो सोर्स मतलब कि कोई भी दो कोहेरेंट सोर्स से कोई सेम एम्पलीट्यूड या लमसम सेम एम्पलीट्यूड की सेम फ्रीक्वेंसी वाली दो वेव्स एक साथ मतलब कि वन डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हैं, तब आफ्टर सुपरपोजिशन कुछ पॉइंट पर इस लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम और कुछ पॉइंट पर मिनिमम हो जाती है। तो लाइट की इंटेंसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम होने की इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं और इसके लिए सोर्स जो होना चाहिए कोहेरेंट होना चाहिए, दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सिंगल स्लिट वाले के लिए, मतलब कि हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका
डिफ्रैक्शन का। अब हमें पता है कि डिफ्रैक्शन क्या फिनोमेना है। डिफ्रैक्शन जो शार्प कॉर्नर से लाइट वेव्स के पार्शियली बेंडिंग होने की फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि कुछ शार्प किनारे से पार्शियली टाइप से बेंडिंग होने का फिनोमेना ही हमारा क्या कहता है, डिफ्रैक्शन कहता है। डिफ्रैक्शन के लिए हमारा जो सोर्स होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, सोर्स एक ही होना चाहिए। दूसरा, इस सोर्स के वेव फ्रंट के जो पॉइंट होते हैं वो भी एक नए सोर्स, फ्रेश सोर्स जैसे वर्क करते हैं, और इन नए फ्रेश सोर्स से जब वेव्स कुछ पॉइंट पर मिलती हैं तब हमारा क्या हो जाता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमारा बीच में मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का मैक्सिमा मतलब कि फ्रिंज मिलती है, जिसकी इंटेंसिटी और विड्थ सभी फ्रिंजेस से डबल होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब इनमें यहाँ पे डिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस, एक्साइटमेंट, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या है, तो ऑल फ्रिंजेस ऑफ इंटरफेरेंस आर ऑफ इक्वल विड्थ। मतलब कि इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस जो होती हैं वो इक्वल विड्थ की होती हैं। मतलब कि देखिए इस टाइप से इसमें जो फ्रिंज बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, ये होती है इंटरफेरेंस फ्रिंज। ये मतलब इनकी जो विड्थ होती है वो सबकी कैसे होती है, इक्वली होती है। ये यहां पर हमें मिलती है डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज के बीच में मिलती है हमें ब्राइट फ्रिंज। तो डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें मिलती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस का अल्टरनेटली जो ऑर्डर होता है, अल्टरनेटली ऑर्डर जो होता है वो सीक्वेंस में होता है। दूसरी बात यहाँ पर इनकी जो विड्थ होती है, चाहे यहाँ पे डार्क की हो चाहे ब्राइट की हो, वो कैसे होती है, इक्वल होती है। ये होता हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न। जबकि डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस क्या होते हैं, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ इक्वल विड्थ। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस हमारी इक्वल विड्थ की नहीं होती है, बट इसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है वो ट्वाइस द विड्थ ऑफ अदर फ्रिंज। मतलब कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो अदर फ्रिंजेस की कैसे होती है, ट्वाइस होती है। देखिए टाइप से इसकी पैटर्न मिलता है। बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी की सेंट्रल फ्रिंज हमें मिलती है, और इसके दोनों साइडों में हमें मिनिमम मिलती है। मिनिमम का मतलब होता है डार्क फ्रिंज। फिर ये फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती है, कम हो जाती है, और यहाँ पर जो हमारे डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ बढ़ जाती है इस टाइप से। और यहाँ पर आप देखना है कि फ्रिंजेस के जो विड्थ है वो भी इक्वल नहीं होती है। लास्ट में जाकर ये क्या हो जाती है, फ्रिंज कैसे होती है, बिल्कुल ही लास्ट में जाकर फ्रिंजेस क्या हो जाती हैं, जो ब्राइट फ्रिंजेस होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, और हमें ब्लैक पैटर्न मिल जाता है। तो बीच वाली फ्रिंज को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, और सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो अदर फ्रिंजेस की ट्वाइस होती है। सेकंड पार्ट, सेकंड इसमें इंटरफेरेंस में ऑल फ्रिंजेस हैव द सेम इंटेंसिटी। मतलब कि यहाँ पे इंटरफेरेंस में जो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होती है वो इक्वल होती है, मतलब एक कैसे होती है, एक समान होती है। जबकि डिफ्रैक्शन में कैसा होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, अपने मिड से इधर की हो जाएंगे तब भी घटेगी, इधर की हो जाएंगे तब भी डिक्रीज होगी। मतलब कि दोनों साइड में जाने पर डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो मिड में होती है, मतलब कि सेंटर मैक्सिमा की होती है, और साइडों में जाने पर इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर लिखा है इंटरसेक्शन पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस as you move away from the central bright fringe. Second, इसमें दूसरा ऑप्शन ये हमसे कहा था कि light waves are two pinholes illuminated by two sodium lamps do not produce interference pattern X and Y. So the light source are not coherent. क्योंकि अगर अलग अलग दो पैटर्न से, अलग अलग पिन होल से, दो सोडियम लैंप के अलग अलग पिन होल से दो हमारी लाइट वेव्स निकल रही हैं तो वो कोहेरेंट नहीं हो सकती। कोहेरेंट का मतलब है सेम कलर की और सेम फेस डिफरेंस वाली नहीं हो सकती, तो ये कोहेरेंट नहीं हो सकती फॉर इंटरफेरेंस टू ऑकर।
मतलब कि इसमें अगर जब ये दोनों एक ही कोहेरेंट सोर्स की नहीं होंगी तो सिंपल सी बात है उनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा। लाइट वेव्स मस्ट हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और मतलब कि इंटरफेरेंस के लिए एक कंडीशन है कि लाइट वेव्स का जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, लाइट वेव का जो फेज डिफरेंस हो वो इक्वल होना चाहिए, मतलब कि कोहेरेंट होना चाहिए। तो ये होगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है ड्रा एनर्जी बैंड ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स at temperature T is greater than 0 Kelvin, so the donor acceptor energy level with the order of difference of their energies from the bands। अब हमने एक साइड में पी टाइप बनाया है, एक साइड में एन टाइप बनाया है। हमें पता है कि एनर्जी बैंड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वैलेंस एनर्जी बैंड, जिसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस होल्स होते हैं। दूसरा होता है कंडक्शन एनर्जी बैंड। कंडक्शन एनर्जी बैंड में जो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल्स होते हैं। तीसरा होता है एनर्जी गैप। ये जो एनर्जी गैप जितना बड़ा होगा, जितनी इसकी चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी, कंडक्शन उतना ही कम होगा, बल्कि वो हमारा सेमीकंडक्टर उतना ही कम कंडक्टिव होगा। अब यहाँ पर हमारा पी टाइप, हमें पता है कि पी टाइप बनाने के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमारी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, और सेमीकंडक्टर जैसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारे जो एक मतलब कि जो सेंट्रल एटम का जो एक पोजीशन होती है वो खाली रह जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है। ये होल ही क्या होता है, चार्ज कैरियर जैसा वर्क करता है, और ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर की टाइप से वर्क करके क्या करता है, पूरे कंडक्शन, पूरे यहाँ पे सेमीकंडक्टर में मूविंग करके यहाँ पे कंडक्शन को बनाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास जो वैलेंस एनर्जी बैंड में, मतलब कि वैलेंस एनर्जी बैंड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, हमारे होल्स होते हैं, मतलब कि इसमें जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो किसके होंगे, होल्स के होंगे, और बहुत कम नंबर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए कुछ हमने इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए हैं, ये हो गया हमारे वैलेंस एनर्जी बैंड। बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो इसका कितना होता है पी टाइप के लिए, 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, पी टाइप में चले, मतलब कि किसमें चले जाते हैं, हमारे कंडक्शन एनर्जी बैंड में जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे होल्स भी यहाँ पर मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, मतलब कि मोस्टली संख्या में हमारे होल्स यहाँ पर मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर जब होल्स मूव कर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर पी टाइप में जो हमारे पास एनर्जी गैप है वो 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा कि पी टाइप एन टाइप से कम कंडक्टिव होता है, इसलिए इसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये हो गया पी टाइप का। ध्यान रखिएगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारा चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, पी टाइप और एन टाइप में कोई भी किसी भी टाइप का कंडक्शन नहीं होता है। अब आ जाइए एन टाइप में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम देख रहे हैं कि इसमें वैलेंस एनर्जी बैंड में मोस्टली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कि हमारे एन टाइप का बनता है जब हम किसी सेमीकंडक्टर में जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा एन टाइप बन जाता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज जैसे कि आपका आर्सेनिक और एंटीमनी ETC होती है, ठीक है। तो इनकी भी वैलेंसी कितनों की 5 होती है, इसलिए से इनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा हो जाता है, जब इम्प्योरिटी ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास वैलेंस एनर्जी बैंड में क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। आप इनका जो एनर्जी गैप होता है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और इनका यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, हमारी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं,
कंडक्शन अरेंजमेंट में चले जाते हैं। कंडक्शन अरेंजमेंट में जब चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारा ये एनर्जी लेवल्स हैं जो मोस्टली किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। इसकी वजह से ही हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे मोस्टली हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के ही एनर्जी बैंड होते हैं और इसका कंडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोर कंडक्टिव होते हैं होल्स से। तो ये हो गया हमारा, और इसमें बहुत कम नंबर में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये हो गया एन टाइप का, और ये हो गया हमारा पी टाइप का। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बहुत ज़्यादा होते हैं। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको अगर कोई पूछ ले कि यहाँ पर कि पी टाइप और एन टाइप में कौन सा मोर कंडक्टिव होता है, तो आप बताएंगे कि एन टाइप आपका मोर कंडक्टिव होता है, क्योंकि इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि पी टाइप में कंडक्शन होल्स की वजह से होता है। और होल इलेक्ट्रॉन होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है।